Stories that stay. लालच की कीमत। बनारस के राज दरबार में एक मंत्री था। नाम था शेषधर। वह अत्यंत बुद्धिमान, ईमानदार और राजनीतिक सूझबूझ वाला व्यक्ति था। वर्षों तक राजा को सलाह देता रहा, कभी युद्ध की योजना में, कभी कर नीति में, तो कभी प्रजा के कल्याण में। राजा उस पर अत्यधिक भरोसा करता था। एक दिन राजा ने दरबार में सभी मंत्रियों के सामने घोषणा की, हम शेषधर को अब एक गांव का मुखिया नियुक्त करते हैं। वह गांव राज्य की सीमा पर है और वहां ईमानदार नेतृत्व की जरूरत है। शेषधर ने सिर झुकाकर राजा का आभार व्यक्त किया और अगले दिन अपने नए गांव के लिए रवाना हो गया। जब वह गांव पहुंचा तो ढोल नगाड़ों के साथ उसका स्वागत हुआ। गांव के बुजुर्गों ने तिलक कर उसका सम्मान किया और गांव की समस्याएं साझा कीं। पानी की कमी, टूटी सड़कों और सीमावर्ती डाकुओं की चिंता। कुछ ही महीनों में शेषधर ने गांव वालों का दिल जीत लिया। उनकी समस्याएं सुनी, योजनाएं बनाईं और हरेक को यह विश्वास दिलाया कि उनका नया मुखिया उनका अपना है। लेकिन इस सफलता के पीछे एक छिपा हुआ लालच धीरे धीरे उसके मन में जगह बना रहा था। राजा से मिली जमीन, अधिकार और सम्मान से शेषधर का मन डगमगाने लगा। एक रात जब वह अपने नए घर में अकेला बैठा था, तब उसने बनारस के अपने दो पुराने दोस्तों हरिसिंह और मंगल को बुलाया। अब मेरे पास शक्ति है, शेषधर बोला, लेकिन मुझे धन चाहिए, बहुत सारा धन, और वह मैं गांव वालों से निकाल सकता हूं, लेकिन चालाकी से। हरिसिंह ने पूछा, कैसे? शेषधर मुस्कुराया, हम गांव वालों को जंगल में शिकार के बहाने ले जाएंगे और उसी वक्त तुम लोग गांव लूट लेना। मंगल ने संदेह से पूछा, लेकिन पहचान ना हो जाए? ढोल बजाओगे, मैं गांव वालों से कहूंगा कि ढोल बजाओ ताकि जंगली जानवर डरें, और वही संकेत होगा कि गांव खाली है। कुछ दिन बाद गांव में घोषणा हुई, जंगल में जंगली सुअर और हिरन बहुत हो गए हैं, हमें उनका शिकार करना है ताकि खेतों की रक्षा हो सके। गांव वाले मुखिया पर भरोसा करते थे। महिलाएं पोटलियां बांधतीं, पुरुष अपने कंधे पर लाठियां रखते और बच्चे ढोल लेकर चलते। मुखिया सबसे आगे और गांव के लोग उसके पीछे। यह जताता कि वह अब गांव का नायक बन चुका है। उधर डाकू गांव में घुसे और हर घर, हर कोठरी की तलाशी ली। गहने, अनाज, जानवर सब लूट लिए। उसी समय एक व्यापारी, जिसका नाम हेमराज था, दूसरे गांव से उस गांव में व्यापार करने आया। उसे पूरा गांव सूना मिला। जब वह प्रतीक्षा कर रहा था, उसने देखा डाकू भाग रहे हैं और दूसरी दिशा से गांव वाले लौट रहे हैं। वह सब समझ गया, पर अभी चुप रहा। जब गांव वाले वापस लौटे तो पूरे गांव में मातम का दृश्य था, और मुखिया, वह भी अभिनय करने लगा। यह किसी डाकू गिरोह का काम है, उसने कहा। हम मिलकर नया गांव बनाएंगे, मैं राजा से मदद मांगूंगा। पर कुछ बुजुर्गों की आंखें नम होने के साथ साथ संदेह से भरी थीं। अगले दिन पंचायत में हेमराज ने सबके सामने आकर कहा, यह मुखिया ही अपराधी है, मैं गवाह हूं। इसने ढोल की योजना बनाई ताकि डाकुओं को संकेत मिले। यह अपने दोस्तों से मिला हुआ है। गांव वालों में खलबली मच गई। कई लोगों को अपनी बातों की याद आई जो उस दिन मुखिया ने कही थीं। गुस्से में लोग मुखिया को पकड़कर राजा के दरबार में ले गए। राजा ने जब सारी बात सुनी तो उसका चेहरा कठोर हो गया। तुमने प्रजा के विश्वास को तोड़ा, राज्य की गरिमा को कलंकित किया, अब इसका दंड मिलेगा। मुखिया ने माफी मांगी, आंसू बहाए। राजन, मैं लालच में अंधा हो गया था। राजा ने आदेश दिया, इसकी सारी उपाधियां और सुविधाएं छीन ली जाएं, इसे आजीवन कारावास दिया जाए। और फिर राजा ने गांव के हर परिवार को 100 स्वर्ण मुद्राएं दीं, ताकि तुम्हारे नुकसान की थोड़ी भरपाई हो सके। लेकिन यह भी याद रखो, विश्वास अनमोल होता है और उसका दुरुपयोग सबसे बड़ा अपराध। मुखिया अब जेल में था, एक साधारण कैदी, वही आदमी जिसे लोग सिर झुकाकर नमस्कार करते थे, अब आंखें चुराकर रोता था। गांव में धीरे धीरे जीवन पटरी पर लौटने लगा, पर इस घटना ने सबको एक गहरी सीख दी। लालच चाहे कितनी भी चालाकी से भरा हो, अंत में उसका परिणाम विनाशकारी होता है। Please like, share, and subscribe our channel for more interesting stories.